नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी दोस्तों का, सभी भैया बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी का अपना अधिगम। तो अधिगम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अधिगम की परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से कौन कौन सी दी गई थी और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के 4 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम इन अधिगम के सिद्धांतों की विस्तार से अलग से वीडियो बना चुके हैं। मैं आपको आई बटन पर इन सभी सिद्धांतों की वीडियो को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग आई बटन पर जा कर के क्लिक करके देख सकते हैं विस्तार से, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट तरीके से उनकी परिभाषा और उनके सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम अधिगम क्या चीज़ है तो देखिएगा, अधिगम के बारे में यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी। नंबर 1 पहले आते हैं हमारे गेट्स साहब। तो गेट्स ने क्या परिभाषा दी थी, ज़रा आप लोग याद करेंगे। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम। ये परिभाषा किसने दी थी, गेट्स ने दी थी कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद में है गार्डनर साहब। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन में बैठता है और यही अधिगम कहलाता है। कि प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन में बैठता है और यही अधिगम कहलाता है। ये गार्डनर साहब ने परिभाषा अधिगम की दी थी। उसके बाद में आते हैं वुडवर्थ साहब। उन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। नवीन ज्ञान और प्रक्रिया के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन को सीखना अधिगम कहलाता है। उसके बाद क्रो एंड क्रो साहब ने दी थी परिभाषा। ये परिभाषाएं आप लोग याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं। और क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ज्ञान, अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अर्थात सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। पता है कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये क्रो एंड क्रो साहब ने दी थी। उसके बाद गिलफोर्ड साहब कहते हैं कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्किनर साहब ने बताया कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये BF स्किनर साहब ने बताया था। उसके बाद में हिलगार्ड साहब ने बताया कि पुरानी अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है और सीखने की प्रक्रिया पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा हिलगार्ड साहब ने प्रतिपादित की थी। उसके बाद में किंग्सले साहब आते हैं और उन्होंने बताया कि अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीकों से व्यवहार करने और व्यवहार में परिवर्तन करने को अधिगम कहते हैं। तो ये आपको परिभाषाएं सभी याद रखनी है और ये परिभाषाएं लगातार एग्ज़ाम में अधिगम के बारे में यही से पूछी जाती हैं। उसके बाद में आते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत और इस वीडियो में हम 4 अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब ने प्रतिपादित किया था। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम अनुकूलता क्रिया का सिद्धांत, जिसे इवान पी पेट्रोविच पावलोव साहब ने दिया था। तीसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे BF स्किनर साहब ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद में पढ़ेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे कोहलर साहब ने, लेविन साहब ने, बर्दिमर साहब ने और कुफ्का साहब ने
प्रतिपादित किया था मिल करके एक दूसरे के सहयोग के द्वारा। ठीक है, तो इन सिद्धांतों के बारे में ज़रा हम शॉर्ट तरीके से देखते हैं। देखिएगा, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, ये हमारा पहला सिद्धांत आता है अधिगम के अंतर्गत। वैसे तो अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैंने अधिगम के यहाँ पर 8 से 10 सिद्धांत आपको ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा के डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और बाल विकास मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सर्च करेंगे वंदना जादौन के नोट्सों के द्वारा। तो देखिएगा, थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि 1913 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। उन्होंने सीखने का एक नवीनतम सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उस सिद्धांत का नाम बताया था उन्होंने उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। ज़रा आप लोग इसके 5 उपनाम हैं इस सिद्धांत के, उन्हें याद रखिएगा। पहला, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा नाम है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और चौथा उपनाम है सीखने का संबंधवाद सिद्धांत। और पांचवा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और एक नाम और याद रखें, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ये आप लोग इसके 6 नाम याद रख लें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनके नाम पूछे जाते हैं। अब हम इसके प्रयोग की बात करते हैं। तो देखिएगा, उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक साहब ने। किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इस सिद्धांत को। उन्होंने एक बिल्ली को लेकर के, ठीक है, और एक बॉक्स लिया था। उस बॉक्स के अंतर्गत बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक बिल्ली बैठा दी अंदर, और उन्होंने इस बिल्ली को इस तरीके के बॉक्स में रखा कि उसमें एक लीवर लगा दिया गया था आगे यहाँ पर, और इसके सामने एक मृत मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, मृत मछली रख दी, और जैसे ही इस मृत मछली को देखती है बिल्ली, तो बिल्ली के मन में विचार उत्पन्न आने लगे, क्योंकि बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, भूखी बिल्ली ली थी। और जैसे ही भूखी बिल्ली को मृत मछली भोजन दिखाई दिया तो वह उछल कूद करने लगी। यहाँ पर ये मृत मछली है, वो एक उद्दीपक का कार्य करती है। ठीक है, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं। इस उद्दीपक को देख करके बिल्ली अनुक्रिया करेगी, इसलिए इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नाम पड़ गया था। अब भूखी बिल्ली जब इस मृत मछली उद्दीपक को देखती है तो बार बार उछलने की कोशिश करती है, और काफ़ी प्रयासों के बाद में, उछलने के बाद अंत समय में वो अपने प्रयास में सफल हो जाती है और मृत मछली के टुकड़े को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है, क्योंकि अचानक एक समय पर उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है और मछली को प्राप्त कर लेती है। तो ये कोशिश वो बार बार करती है। बार बार करने के पश्चात उसे वो मछली भोजन के रूप में ग्रहण हो जाती है। इसलिए इस नाम सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम पड़ गया। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत नाम पड़ गया। तो जरा देखिएगा, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई भी उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप संतोषजनक प्राप्त होने पर वह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ में जुड़ जाती है। जैसे बिल्ली काफ़ी प्रयास करने के पश्चात उस उद्दीपक मृत मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, तो उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के साथ में। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पड़ गया ना।
इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधों को जान जाता है तो उसे हम सीखना कहते हैं। और थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर यह प्रयोग किया था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पावलाव साहब। इवान पी पेट्रोविच पावलाव साहब इनका पूरा नाम था, और उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। याद रखें, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, एक भूखे कुत्ते को इस तरीके की व्यवस्था में उपस्थित कर दिया कि पहले उसके सामने एक घंटी लगाई गई थी, और उस घंटी का अंतराल 2 से 4 सेकंड के बीच में लगाया गया था। सबसे पहले घंटी को बजाया जाता, उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता था। जैसे ही घंटी को बजाते थे पावलाव साहब, तो कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगती थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया होने लग गई। तो देखिएगा, यहाँ पर 3 कंडीशन बताई थी पावलाव साहब ने, और इस सिद्धांत को यहाँ पर 3 नामों से भी और जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत पावलाव साहब ने 1904 में प्रतिपादित किया था। वैसे तो इस पावलाव साहब को 1904 में एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो इस सिद्धांत के ऊपर नहीं मिला था, बल्कि पाचन क्रिया के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च किया और उन्हें एक पुरस्कार प्राप्त किया, क्योंकि वो एक रूसी शरीर शास्त्री थे और उन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर प्रयोग करके नोबेल पुरस्कार को 1904 ईस्वी में रिसीव किया। क्लियर। अब देखिएगा, कुत्ते की कंडीशन यहाँ पर पावलाव साहब ने बताई थी कि स्वाभाविक उत्तेजक भोजन ही केवल दिया जाता है तो यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। CS के बाद में क्या होती है? CR होती है। उसके बाद यहाँ पर CS यानी कि भोजन भी दिया जाता और घंटी भी बजाई जाती, तो क्या होगा? एक अस्वाभाविक अभिक्रिया होती है अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ में, और स्वाभाविक उत्तेजक दोनों ने मिलकर के कौन सा कार्य किया? कौन सी क्रिया हुई? स्वाभाविक क्रिया हुई। उसके बाद में अस्वाभाविक उत्तेजक, इस तीसरी कंडीशन के अंतर्गत केवल और केवल पावलाव साहब ने कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी ही बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आने लग गई। इसका मतलब एक अस्वाभाविक उत्तेजक के सामने भी कुत्ते में एक स्वाभाविक क्रिया होने लगी, क्योंकि उसको ये अधिगम हो गया था कि जब भी घंटी बजेगी उसे भोजन प्रदान किया जाएगा। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होने लग गई। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुत्ते पर प्रक्रिया की थी। सिद्धांत कहता है, जरा आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा एप्लीकेशन के बाद में। अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री थे इवान पी पेट्रोविच पावलाव ने किया था, और इसी के ऊपर उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया के ऊपर। यह सिद्धांत के अनुसार प्राणी के समक्ष जब कोई स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाता है तो वह प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, और यदि स्वाभाविक उत्तेजक के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजक प्राणी के समक्ष बार बार रखा जाए तब भी वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। अगर प्राणी के समक्ष केवल अस्वाभाविक उत्तेजक ही प्रस्तुत किया जाए तो वह भी स्वाभाविक क्रिया करने लगता है। यानी कि कुत्ते के सामने प्रत्येक कंडीशन के अंतर्गत एक स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की जाती है। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चों में भी अच्छी आदतें व अच्छे स्वभाव को विकसित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। पावलाव ने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को पूरा पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत आता है गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कोहलर साहब ने चिंपा था, और इसके कुछ सहयोगी व्यक्ति भी थे। जैसे उसके मुख्य प्रवर्तक थे हमारे वर्दीमर,
और प्रयोगकर्ता कोहलर थे और सहयोगकर्ता कोफका थे। ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए। और 1920 में इस सिद्धांत का जन्म होता है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है देखिएगा जरा। इन तीनों ने जो सिद्धांत दिया था वह गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाता है। और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी, एक बंदर थे, उस पर प्रयोग किया था। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग होता है समग्राकृति अर्थात समपूर्वाकार। ये याद रखें आप लोग। इसके अन्य नाम भी हैं गेस्टाल्टवाद के, समग्राकार सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। और एक नाम और याद रखें आप लोग, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। क्योंकि इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्राकार को देखता है तो उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है और अधिगम करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। अब क्या किया था पहला प्रयोग, उन्होंने जरा देख लिएगा। कोहलर ने अपना प्रथम प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुष चिंपांजी के ऊपर किया और उन्होंने एक बंद कमरे में छत पर एक केला लटका दिया और उसके साथ उस कमरे में 4 बॉक्स भी रख दिए। कमरे को बंद कर दिया गया। बनमानुष उस केले को प्राप्त करने के लिए पहले एक बॉक्स को रख करके चढ़ता है, लेकिन केला प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर पाता। किंतु फिर तीसरे बॉक्स और अंत में चौथे बॉक्स को जब भी रखता है तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा रखा चढ़ कर के केले को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके मन में एक सूझ, एक विचार उत्पन्न होता है कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखने से मुझे केला प्राप्त हो सकता है। दूसरे प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने छड़ी रखी थी, बॉक्स के अतिरिक्त छड़ी रखी थी। तो इस प्रयोग में बनमानुष को पिंजरे में बंद करके केले लटका दिए, पिंजरे के बाहर केलों को रख दिया। बनमानुष को 2 छड़ी दे दी और जिसमें एक छड़ी छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। बनमानुष ने पहले छोटी छड़ी से केलों को प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। फिर बाद में बड़ी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश की, तब भी नहीं कर पाया। अंत में उन दोनों छड़ियों को जोड़ करके उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब किसी समस्या के अंडर में ग्रस्त होता है तो उसके दिमाग में विचार उत्पन्न होने लगते हैं उस समस्या को हल करने के लिए। तो वही हमारा सूझ का सिद्धांत कहलाया। उन्होंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन या निष्कर्ष भी निकाला था इस सिद्धांत के पश्चात कि दोनों प्रयोगों के माध्यम से यह बतलाया कि बनमानुष पहले केले को प्राप्त करने के लिए अपनी सूझ का प्रयोग करता है और सूझ के कारण ही इसे सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। क्लियर। उसके बाद में चौथा आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे BF स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1938 ईस्वी के अंतर्गत। याद रखें 1938 में चूहों पर प्रयोग किया था और 1943 में स्किनर साहब ने कबूतर पर प्रयोग किया। ठीक है, और इसमें 38 में चूहों पर किया। पूरा सिद्धांत पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और इस सिद्धांत का नाम भी आप लोग दूसरा याद रखें, इसको बोलते हैं हम RS थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ये BF स्किनर का है। RS थ्योरी ये किसका है, याद रखें आप लोग, ये स्किनर साहब की है। और SR थ्योरी ये थॉर्नडाइक की है। कंफ्यूज नहीं होए आप लोग। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा ये क्या कहता है। इस प्रयोग के अंतर्गत उन्होंने बताया कि पहला प्रयोग उन्होंने चूहों तथा कबूतर पर किया। दूसरा प्रयोग तो सीखने के सिद्धांतों में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स का प्रतिपादन स्किनर साहब ने किया। और उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि ज़रूरी नहीं कि उद्दीपक का पहले होना जरूरी हो। इनके सिद्धांत में अनुक्रिया की क्रिया पहले और उद्दीपक की क्रिया बाद में भी हो सकती है।
इसलिए इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया। स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चूहों पर प्रयोग करने में उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स का निर्माण किया, जिसे बाद में उनके 2 डिसिपल आए थे, चेले आए थे, और उन दोनों ही शिष्यों ने उसका नाम स्किनर बॉक्स नाम रख दिया। ठीक है, स्किनर बॉक्स नाम दिया, इनके खुद के विद्यार्थी थे, उनके सम्मान के नाम में। अब इस सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकलता है कि उनका कहना है कि सीखना केवल उद्दीपक को देखकर ही नहीं बल्कि अनुक्रिया करके होता है। इस तरीके से हम इस वीडियो के अंतर्गत अधिगम के पूरे 4 हुई सिद्धांत और अधिगम की परिभाषाओं के बारे में बात की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आपको कैसा फील हुआ, और इस सिद्धांत के सभी पूर्ण तरीके से थ्योरी पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे और बाल विकास मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सिद्धांतों का आप लोग आकलन या अवलोकन या वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लेलिस्ट के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं, PDF डाउनलोड वहाँ से हो जाएगी। धन्यवाद।